सुनिए जी, मुझे ये मोनिका ना कुछ सही नहीं लगती। देखा, सही तो मुझे भी नहीं लगती। अगर ये लड़की वास्तव में अच्छी होती, समझदार होती, तो ऐसे लड़के से शादी करने को तैयार नहीं होती जिसकी अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक न हुआ हो। अरे इस लड़की ने विनय से शादी करने से पहले एक बार भी विनय के माता पिता से बातचीत करना या मिलना जरूरी नहीं समझा। उसने एक बार भी हमारी राय जानने की कोशिश नहीं की। क्या ऐसी लड़की सही और समझदार हो सकती है? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। और मैंने अभी अभी टीना को देखा कि वह विनय और मोनिका के कमरे से रोती हुई आ रही थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कह दिया कि खुशी के आंसू है। पर आप हमारी टीना को अच्छी तरीके से जानते हैं ना, वह इतनी इमोशनल तो है नहीं कि भावुक होकर वह रो दे। जरूर कोई न कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके लिए वह रोती हुई आ रही थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन देखो रेखा, तुम इस मोनिका से दूर ही रहना। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह विनय की पसंद है और विनय उसके साथ जैसी जिंदगी करना चाहता है करे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और हो सके तो तुम विनय से भी बात ना ही करो तो अच्छा है। मेरे तो नजरों से उतर गया है मेरा बेटा। हाँ जी, मुझे भी विनय के ऊपर इतनी गुस्सा आती है कि उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं होता। इस लड़के ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बेचारी भोली भाली सीधी सादी मासूम सी मेरी बहू आराधना को इसने आधी रात को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हाँ रेखा, इन लोगों ने आराधना के साथ ठीक नहीं किया और भगवान इसकी सजा जरूर देगा इन्हें। अरे सीधे साधे भोले भाले मासूम लोगों का दिल दुखाना ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए ऊपर वाला जरूर इन लोगों को सजा देगा। इस तरह संतोष जी ने अपनी पत्नी को साफ साफ हिदायत दे दी थी कि वो अपने बेटे बहू से दूर रहे। और इधर रेखा जी भी इस बात के लिए तैयार थी। वह मोनिका और विनय से हमेशा दूर दूर रहती और उनसे कम ही बातें करती। अरे बबली संगीता, तुम अचानक? हाँ टीना, हमने सोचा कि तुम 2-3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हो तो हम तुमसे घर में ही आकर मिल लेते हैं और इसी बहाने तुम्हारी नई ब्यूटीफुल भाभी से भी मिल लेंगे। हाँ भाई, तुम्हारी ब्यूटीफुल भाभी से मिलाओ हमें। तुम सारा दिन अपनी भाभी की ही तारीफ करते रहती थी ना कि मेरी भाभी ऐसी है वैसी है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है। अरे हाँ, बैठो ना तुम लोग, मैं अभी भाभी को बुला ले आती हूँ। अरे भाभी को तकलीफ क्या देना, हमें चलते हैं भाभी के कमरे में। हे भगवान, अगर ये लोग भाभी के कमरे में चले गए तो भाभी गुस्सा करेंगी। मैं इन्हें कमरे में नहीं जाने दूंगी, बल्कि भाभी को यहीं बुला कर ले आती हूँ। अरे क्या हुआ टीना, क्या सोचने लगी तू? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं भाभी को बुला ले आती हूँ ना, तुम लोग यहाँ बैठो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम भाभी को बुला कर ले आओ, हम यहीं बैठकर वेट करते हैं। ठीक है बबली। इस तरह टीना अपनी सहेलियों को कमरे में बिठाकर वह अपने भाभी के रूम में जाती है, लेकिन इस बार वह नॉक करके जाती है। लेकिन फिर भी मोनिका टीना को बहुत सुनाती है। क्या मैं तुम्हारी सहेलियों से मिलने जाऊं? अरे उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि स्पेशली मैं उन लोगों से मिलने जाऊं। भाभी ऐसा मत कहिए, वो मेरी सहेलियां हैं और मैं पहले से ही उन लोगों के सामने आपकी बहुत तारीफ करते आई हूँ, इसीलिए वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज मेरे खातिर आप मिल लीजिए ना मेरी सहेलियों से। टीना, मेरे पास इतनी फालतू की फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारी उन बेकार की सहेलियों से मिलने जाऊं। ऐसा मत बोलिए भाभी, वो मेरी सहेलियां हैं और यदि आप उनके पास नहीं जाती हैं तो मैं उन्हें यहाँ बुला ले आती हूँ। आप प्लीज 2 मिनट मिल लीजिए ना। नो नेवर, मेरे कमरे में मैं ऐसे किसी भी अरे गहरे को एंट्री नहीं लेने दूंगी। तुम चुपचाप मेरे कमरे से जाओ और अपनी बेकार की सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाओ, समझी ना? भाभी धीरे बोलिए ना, मेरी सहेलियां सुन लेंगी। अरे सुन ले तो सुन ले, मुझे तुम्हारी सहेलियों से क्या लेना देना है। और ये दोबारा ना इस तरह की पंचायत लेकर मेरे पास मत आना। मुझे ऐसे फालतू के लोगों से मिलना मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी ना तुम? अब चलो निकलो मेरे कमरे से, मुझे आराम करना है। भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मैं जब आप इस घर में भी नहीं आई थी ना, तब से आपकी तारीफ करते आई हूँ अपनी सहेलियों के सामने। मैं हूँ ही तारीफ के लायक, और तुम्हें किसने कहा था कि अपनी बेकार की सहेलियों के सामने मेरी तारीफ करो? प्लीज भाभी मिल लीजिए ना। तुम जाती हो या फिर विनय को फोन करूं और बताऊं कि तुम कितनी बदतमीजी कर रही हो मेरे सामने? ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। हे भगवान, मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था ये मोनिका भाभी इतनी घमंडी होगी। इन्हें अपने रूप रंग और रुपयों का इतना घमंड होगा कि ये मेरी सहेलियों को बेकार के लोग बोल रही हैं। पहले इस कमरे में आकर मैं हुक्म चलाया करती थी, अपनी मनमानी किया करती थी, लेकिन अब इस कमरे में खड़े होने के लिए भी मुझे अपनी भाभी से परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह टीना दुखी होकर वापस अपने कमरे में जाती है तो वह देखती है कि टीना की दोनों सहेलियां आश्चर्यचकित होकर टीना को देख रही हैं। असल में टीना की सहेलियों ने टीना की भाभी की बातें सुन ली थी। अरे सॉरी यार, वो क्या है ना कि भाभी की आंख लग गई है, वह उठ नहीं पा रही है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें उठाने की, लेकिन भाभी बहुत गहरी नींद में सोई है। क्या सच में तुम्हारी भाभी सो रही है? हाँ बबली, भाभी सो रही है, वरना भाभी तुम लोगों से मिलने आती ना। एक काम करो ना, मैं तुम लोगों से ना फिर कभी भाभी को मिला दूंगी, अभी भाभी को आराम करने देती हूँ। बस करो टीना, कितना झूठ बोलोगी, हमने तुम्हारी भाभी की आवाज साफ साफ सुन ली है। क्या ये क्या कह रही हो तुम लोग? अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
रही है। टीना, झूठ बोलना बंद करो यार। और इसमें तुम्हारी क्या गलती है जो तुम इतना झूठ बोल रही हो? तुम्हारी भाभी ने जो कुछ भी कहा ना, हम लोगों ने साफ साफ सुन लिया है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही सफाई देने की जरूरत है। सच सच बताओ ना कि तुम्हारी भाभी ने हम लोगों से मिलने से साफ मना कर दिया और तुम्हारी भाभी ने हम लोगों को फालतू लोग कहा। हाँ हाँ टीना, हमने सब सुन लिया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कितना छुपाओगी? जब हमने कह दिया तुमसे कि हमने साफ साफ सुन लिया है तो सच सच बोलो ना, झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ यार, आई एम सॉरी। भाभी ने तुम लोगों से मिलने से मना कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। टीना, शायद इसी को कहते हैं कि समय बहुत बलवान है। अरे याद करो, जब हम तुम्हारे घर आते थे तो तुम्हारी आराधना भाभी हम लोगों की कितनी सेवा करती थी। हमें कमरे में लाकर चाय, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ दिया करती थी और वह पूरे टाइम हमारी सेवा के लिए हाजिर रहती थी। फिर भी तुम आराधना भाभी के साथ कितनी बदतमीजी करती थी, उन्हें कितना कुछ सुना देती थी, पर बेचारी कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। तुम हमेशा अपनी भाभी को गवार, अनपढ़, बदसूरत और न जाने क्या क्या कह दिया करती थी। तुम्हें एक पढ़ी लिखी मॉडल भाभी चाहिए थी, लेकिन तुमने अपनी सुंदर पढ़ी लिखी मॉडल भाभी के गुण तो देख ही लिए ना। इसीलिए टीना, कभी भी याद रखना, खूबसूरती से ज्यादा मायने इंसान का गुण रखता है, जो तुमने कभी अपनी आराधना भाभी के गुण नहीं देखे। चलो संगीता, अब यहाँ रहकर और अपमानित नहीं होना है हमें। हाँ हाँ चलो बबली। आज मेरी भाभी की वजह से मेरी सहेलियों ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। क्या हुआ टीना, तेरी सहेलियाँ इतने गुस्से से क्यों चली गई? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही चली गई वो लोग। कोई बात तो जरूर है टीना, वरना तुम जैसी बदतमीज और घमंडी लड़की की आंख में आंसू ना आते। बस करो माँ, मुझे ताने देने के एक मौके नहीं छोड़ती है आप। अरे तो क्या हुआ, तू ही बता देना बेटा, नहीं तो मैं बबली को फोन करके पूछ ही लूंगी कि आखिर क्या बात हो गई जिसकी वजह से वो लोग इतने गुस्से से गए हैं। अरे क्या हुआ, बोलना बेटा। माँ मेरी सहेलियाँ भाभी से मिलने आई थी और मैंने भाभी से रिक्वेस्ट किया कि मेरी सहेलियों से मिल लो, तो भाभी ने साफ साफ कह दिया कि मेरी सहेलियाँ बेकार है, फालतू है और उन लोगों से मिलने का समय नहीं है उनके पास। और मेरी सहेलियों ने भाभी की सारी बातें सुन ली और वो मुझे 4 बात सुना कर चली गई माँ। अच्छा तो ये बात है, ये तो होना ही था बेटा। वो गाना तो सुना ही है ना तुमने, जो बोएगा वही काटेगा। आप कैसी माँ है, मैं रो रही हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। माँ आपके अंदर जरा भी ममता, ये इंसानियत नहीं है। आप अपनी रोती हुई बेटी का मजाक उड़ा रही हैं। क्यों, तेरे अंदर बहुत इंसानियत है जो तूने आधी रात को अपनी भाभी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। कैसे भूल गई तू? अरे तेरी करनी का फल तुझे तो मिलेगा ही बेटा, और ये तो अभी शुरुआत है। जिस भाभी के नाम से तू इतना अकड़ती थी, इतनी डिंगी मारती थी, अब देख ही ले वही भाभी तेरी सहेलियों के बीच में आज तुझे कितना अपमानित कर गई। मेरी बहू बेचारी आराधना कितना रोई होगी, कितनी मिन्नतें की होगी तुम लोगों से, लेकिन तुम लोगों ने बेचारी की एक न सुनी और उसे आधी रात को घर से निकाल दिया। अरे भले ही उसे मैंने जन्म नहीं दिया, वो मेरी बहू थी, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल माँ जैसे प्यार दिया और बेटी के फर्ज निभाए थे। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उसके साथ जो तुम लोगों ने किया वो बहुत गलत किया और भगवान इसकी सजा तुम दोनों भाई बहन को जरूर देगा। टीना, टीना। हाँ भाई, क्या हुआ? टीना, तुम मोनिका को इतना परेशान क्यों कर रही हो? मोनिका ने 1 हफ्ते की ऑफिस से छुट्टी ले रखी है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम अपनी बेकार की सहेलियों को जबरदस्ती घर में घुसा ले आती हो और अपनी भाभी से मिलने को कहती हो। अरे क्या जरूरत है उसे परेशान करने की? वाह भैया, भाभी ने आपको पट्टी पढ़ा दी और आपने भाभी की बात का यकीन भी कर लिया और आप अपनी लाडली बहन से लड़ने तक आ गए। भूल गए क्या? पहले आप मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरी सारी बात मानते थे, अगर कोई मुझे डांट दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और आज भाभी की झूठी बातों को मानकर आप मुझसे लड़ने आ गए। बकवास मत कर टीना, मैं जानता हूँ तुझे, तू तिल का ताड़ और राई का पहाड़ कर देती है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है, लेकिन दोबारा याद रखना, तू मोनिका को ना ऐसे परेशान मत करना। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा परेशान कर दिया उन्हें? अरे यार टीना, बकवास करने का मूड नहीं है, सो प्लीज आइंदा याद रखना, मोनिका को डिस्टर्ब मत करना। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? क्या मैं भाभी के कमरे में जाना ही बंद कर दूं? अगर उसे नहीं पसंद तो मत जाओ ना। देख टीना, मैं ये सब ना कलेश नहीं चाहता हूँ घर में, बाद में टीना मुझे बहुत सुनाती है, मुझसे बहुत लड़ती है यार, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि देख, अपने भाई को समझने की कोशिश कर और अपने भाई को खुश रहने दे यार। वाह भाई वाह, वेरी गुड। यकीन ही नहीं होता आप मेरे वही 2 महीने पहले वाले भाई हैं। जब कभी वो अनपढ़ गंवार आराधना मुझसे कुछ कह देती थी और मैं आपसे बताती थी तो आप उस पर हाथ तक उठा देते थे, और आज जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो आप मोनिका भाभी के लिए इतना कुछ सुनाकर जा रही हैं मुझे। टीना, उस अनपढ़ गंवार आराधना से मोनिका की क्या तुलना यार? तुम तो खुद भी चाहती थी ना कि मोनिका इस घर में आए और तुम सबसे गर्व से कह सको कि मोनिका तुम्हारी भाभी है। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम मोनिका को क्यों इतना परेशान कर रही हो? विनय, विनय, विनय कम हियर। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
हाँ हाँ, मुझसे क्यों बात करेंगे, जाइए अपनी सो कॉल्ड वाइफ से बात कीजिए ना। देख लिया बेटा, इसी को कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तूने आराधना को बहुत परेशान किया ना। तू अपने भाई के साथ मिलकर आराधना को परेशान करती थी। तू अपने भाई से आराधना की झूठी शिकायतें करती थी, उसे डांट खिलवाती थी, उसे कभी भी विनय के करीब जाने का मौका नहीं दिया। लेकिन देखो, तुम्हारी पसंद की इस मोनिका भाभी ने तुम दोनों भाई बहन के बीच में फूट डलवा दी है। ओहो माँ, आप तो ले देकर बस उस गवार आराधना की बातें लेकर बैठ जाती हैं। मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे माँ सच ही कह रही है, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने उस गवार आराधना को घर से निकालकर कोई गलती की है। इधर हर दिन मोनिका का नया नया ड्रामा रहता। वह किसी न किसी बात को लेकर कभी अपनी ननद तो कभी अपने सास ससुर के साथ बहस करते रहती। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है और मोनिका की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है। और उधर आराधना के माता पिता चाहते थे कि आराधना विनय को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। आराधना बेटा, कब तक तू ऐसी सुख मनाते रहेगी? देख, तू अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कर बेटा। अब तू उस विनय को तलाक दे दे। अरे तेरे सामने अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। नहीं दादी माँ, मैं इतने जल्दी इतना सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? मैंने विनय जी के साथ 7 फेरे लिए थे। मैंने उस घर में बहू होने के फर्ज निभाए थे। इतने जल्दी मैं सब कुछ नहीं भूल सकती दादी माँ, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है बेटा, जितना समय लेना है उतना समय ले ले तू, लेकिन तू उस मक्कार विनय को भूल जा। वह धोखेबाज है बेटा, वह कभी भी तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ दादी माँ, बस सब कुछ भूलने की कोशिश ही तो कर रही हूँ मैं। कॉलेज जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मेरी सहेलियाँ मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगी, मैं क्या जवाब दूंगी? और वैसे भी संगीता और बबली ने तो अब तक पूरी क्लास को बता दी होगी ये वाली बात। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी सबसे? लेकिन एग्जाम भी तो सर पर है, ऐसे कब तक कॉलेज नहीं जाऊंगी? मुझे अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है ना। मैं अपने सपने भी तो पूरे करने चाहती हूँ। क्या हुआ, घर में सब लोग मर गए हैं क्या? अभी तक मेरे रूम में मेरी कॉफी क्यों नहीं आई? वो भाभी, आज मैट नहीं आई है ना। ओह, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। I need enough on time. Oh, excuse me. You came to this house with your husband consent. So whatever the problem is, go and tell it to your husband. तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही अंग्रेजी झाड़कर हमें रौब दिखा सकती हो? अरे अंग्रेजी हमें भी आती है, लेकिन हम अपनी मर्यादा और अपने संस्कार के अंदर रहते हैं। तुम इस घर में अपने पति की मर्जी से आई हो, तो इस घर में जो भी समस्या तुम्हें फेस करनी पड़ रही है ना, वो अपने पति से जाकर कहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया। अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहूंगी। अभी के अभी मैं विनय को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, समझी ना तुम? और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी करूंगी कि तुमने अपनी बहू को प्रताड़ना दी है, उसे उसके ऊपर घरेलू हिंसा किया है। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, तो तुम भी बोल पड़ी। डोंट वरी, ये कंप्लेन मैं तुम्हारे नाम से भी करूंगी, तो दोनों माँ बेटी जेल के पीछे जाकर चटनियाँ पीसना, समझी ना? अभी दोनों माँ बेटी की हरकत के बारे में बताती हूँ। बाप रे मम्मा, आप इतनी अंग्रेजी बोलती हैं। तुझे क्या लगा मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है? अरे मैंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है। ये तो जानती थी, लेकिन इतनी आती भी होगी ये नहीं पता था मम्मा। बकवास बंद कर और ये बता, तुझे फर्क समझ में आता है आराधना और मोनिका में? अब बता तू क्या चाहती है? इस घर में आराधना को होना चाहिए मोनिका को? मम्मा, आप ले देकर उस गवार आराधना को ही बीच में क्यों ले आती हैं? अरे इससे आराधना का क्या लेना देना है? अरे भूल गई क्या? आराधना हम सबकी कितनी सेवा करती थी। अरे इस घर में मैट भी नहीं थी, वह सारा काम खुद ही करती थी, और वह भी अपने शौक से। उसने खुद ही मैट को हटा दिया था और सबकी देखभाल करती थी, समय समय पर सबको चाय देती थी। लेकिन ये मोनिका, आज मोनिका ने क्या किया तुझे दिखा नहीं क्या? क्या वो हमें एक समय से चाय देती थी इसीलिए मैं उस गवाह को एक्सेप्ट कर लूं? नो मम्मा, उस पे इतना दया दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसे 4 मैट और रख लो घर में। वैसे भी वो बहू कम मैट ज्यादा लगती थी। इसी को कहते हैं बेटा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मोनिका जाकर विनय से बहुत शिकायत करती है और कहती है कि अपने माँ और बहन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दो, लेकिन विनय इस बात के लिए तैयार नहीं होता और जैसे तैसे मोनिका को समझा लेता है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब तो मोनिका अपने सास ससुर और ननद से बस लड़ाई करने का मौका ढूंढते रहती थी, क्योंकि अब वह इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन कॉलेज से आते वक्त अचानक टीना का छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें टीना का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर ने टीना को 2 महीने टोटली बेड रेस्ट के लिए बोला था। टीना, चिंता मत कर बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी तू। हाँ बेटा। टीना, मैं तेरे पापा के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ बेटा, मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है मम्मा, अभी आधे घंटे में तो नर्स आ ही जाएगी ना, वो मेरी देखभाल कर लेगी, आप लोग जाइए। ठीक है बेटा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मोनिका भाभी एक बार भी मुझे देखने नहीं आई।
इस तरह टीना के माता पिता हॉस्पिटल चले जाते हैं और वह आराम करने लगती है। 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन टीना की नर्स नहीं आती। अब टीना बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। 2 घंटे बीत गए लेकिन ये नर्स अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे वॉशरूम जाना है, क्या करूं मैं? ये आई क्यों नहीं अब तक? टीना बहुत परेशान होते रहती है। तभी रूम में टीना का भाई विनय आता है। टीना कैसी है अब तू? भाई भाई मुझे वॉशरूम जाना है भाई, नर्स अभी तक आई क्यों नहीं? अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई। 1 मिनट, मैं मोनिका से जाकर कहता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। मोनिका, टीना को वॉशरूम जाना है, थोड़ी हेल्प कर दो तुम उसकी। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैं कोई नर्स तो नहीं हूँ जिसकी हेल्प करूंगी। नो नो नो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मोनिका, कम से कम इंसानियत के नाते कर दो यार। अब मैं जाकर करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? विनय, मैंने तुम्हारे घर वालों की देख रेख का ठेका नहीं ले रखा है जो मैं तुम्हारी बहन को जाकर वॉशरूम करवाऊं। नहीं करवाऊंगी मैं। टीना, टीना ऐसा नहीं कर सकती तुम। अरे वो मेरी बहन है, अगर उसकी जगह अगर मैं बीमार पड़ गया होता या मेरा एक्सीडेंट हो गया होता तब भी तुम मेरे साथ ऐसा करती? मैं क्यों करती? मैं इतने रुपए कमा रही हूँ, मुझे ये सब गंदगी साफ करने की जरूरत ही क्या है? अरे पैसा फेंको तमाशा देखो, मैं एक कंपाउंडर लगा देती तुम्हारी देख रेख में। मैं क्यों करती? क्या ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या विनय, अरे पैसों के सामने सब कुछ पॉसिबल है। और फिलहाल तो मैं बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी वॉशरूम लेकर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी निर्दयी औरत है। इसे तो जरा भी किसी के लिए दया नहीं है। इसके अंदर तो इंसानियत नाम की जैसी कोई चीज है ही नहीं। कभी ये मेरे माँ बाप के खिलाफ कंप्लेन करने को कहती तो कभी मेरी बहन को घर से निकालने को कहती है, कभी कहती है कि ये मेरी भी देखभाल नहीं करेगी। अरे ये कैसी पत्नी है? इस तरह विनय मोनिका की बातों से बहुत दुखी हो जाता है और वह कहीं न कहीं आराधना के बारे में सोचने लगता है। मोनिका टीना की हेल्प करने नहीं जाती और टीना से सब कुछ कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वह पूरा बेड खराब कर देती है। इसी बात को लेकर मोनिका घर में बहुत ज्यादा हंगामा करती है। टीना, टीना क्या हो गया? टीना, टीना, टीना क्या हो गया? भैया, मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं खुद से उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी मैं अचानक गिर गई। भैया, मेरे कपड़े बिस्तर सब कुछ खराब हो चुके हैं। भैया 1 मिनट रुक, मैं अभी तेरी भाभी को बुलाता हूँ। मोनिका, मोनिका, मोनिका जरा इधर आना। क्या हो गया विनय, क्यों इतना चीख रहे हो तुम? इस रूम से इतनी बदबू आ रही है, छी। और यहाँ खड़े हो तुम, चलो यहाँ से। कितनी बदबू आ रही है इस कमरे से। मोनिका, तुम जानती हो ना टीना के पैर में फ्रैक्चर है। जानती हूँ, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। मैं जा रही हूँ इस कमरे से बाहर। रुको मोनिका, तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। तुम टीना को उठाने में मेरी मदद करो, उसके कपड़े चेंज करवा दो। छी, मैं और ये सब काम कभी नहीं। मोनिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कोई किसी के आया नहीं हूँ। मोनिका, तुम कभी मेरे परिवार के काम नहीं आई। तुमने हमेशा ही मेरे और मेरे परिवार का दिल दुखाया और आज मेरी बहन इतनी मजबूरी में पड़ी है, उसे मदद की जरूरत है, लेकिन तुम। भैया रहने दो भैया, अभी माँ आती होगी, वही मुझे चेंज करवा देगी। भैया एक बात कहूँ मैं आज आपसे? हाँ टीना, कहो ना। सच में भैया, आज मुझे आराधना भाभी की बहुत याद आ रही है। भैया आराधना भाभी हमेशा अपने परिवार को लेकर चलती थी, अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी अकेला नहीं होने देती थी। वह सबकी सेवा करती थी, सबके लिए करती थी, लेकिन हमने कभी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया, बल्कि मैंने तो उन्हें हर रोज अपमानित किया। शायद ईश्वर मुझे मेरी करने की सजा दे रहे हैं। भैया हमेशा मैं पढ़ाई लिखाई को ही महत्व देती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि चाहे कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसके अंदर व्यवहारिकता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है। भैया हमेशा रंग रूप वालों को महत्व देती थी। जिसका रंग गोरा होता था उससे मैं बातें करती थी, उसे मैं पसंद करती थी, और जिसका रंग सांवला हो या जो दिखने दिखाने में सामान्य हो, उन लोगों से मैं दूरियां बना लेती थी, जैसे मैं आराधना भाभी से करती थी। भैया लेकिन आज मुझे समझ में आया कि चाहे कोई कितना ही गोरा और कितना ही सुंदर क्यों न हो, अगर उसका दिल गोरा नहीं है तो उसका गोरा होना किसी काम का नहीं है, उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। भैया इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गवार हो, चाहे वह सुंदर हो, चाहे वह बदसूरत हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, दूसरे इंसान के प्रति उसके दिल में सम्मान नहीं है, हृदय उसका कोमल नहीं है, तो उसकी सुंदरता, उसका पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं है। भैया माँ सच ही कहती थी भैया, एक न एक दिन मुझे मेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भैया जैसी करनी मैंने भाभी के साथ की, वैसा ही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसी तरह मैंने भाभी को घसीट कर घर से बाहर निकाला था, और देखिए ना आज मेरी क्या हालत हो गई है। टीना, टीना ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? टीना ये सब कैसे हुआ बेटा? रेखा जी अपनी बेटी टीना की ऐसी हालत देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह जल्दी जल्दी से अपने बेटी की मदद से टीना को उठाती है और
फिर रेखा जी टीना के कपड़े बदलवाती है। आज टीना अपनी हालत को देखकर पछता रही थी और उसे अपनी करनी याद आ रही थी। टीना आज अपनी आराधना भाभी को बहुत याद कर रही थी क्योंकि टीना ने आराधना के साथ बहुत ज्यादती की थी। अब तुम ठीक हो बेटा? कुछ खाओगी? मैं लेकर आऊं? नहीं माँ, कुछ नहीं खाना है मुझे। माँ आप सच कहती थी कि भगवान सबको अपने अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में देता है। मेरे साथ ये सब जो हो रहा है वह भी मेरी प्यारी मोनिका भाभी, जिसे मैं चाहती थी कि वह जल्द ही मेरी भाभी बनकर आ जाए और मैं लोगों से सिर उठाकर कहूंगी कि मोनिका भाभी कितनी पढ़ी लिखी, कितनी सुंदर, वो मेरी भाभी है और मेरे भाई की लायक है। उन्हीं ने मुझे आज कितनी तकलीफ दी, अपनी बातों से मुझे कितना दुखी किया। मैंने हमेशा आराधना भाभी का दिल दुखाया, उन्हें अपमानित किया। अरे यहाँ तक मैंने इनके ऊपर हाथ तक उठा दिया माँ, जो कि सरासर गलत था। मुझे कम से कम भाभी ना सही, इंसान होने के नाते तो उनके साथ ऐसा नहीं करना था। हाँ बेटा, तूने अपनी भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, वह सब इसी की सजा है। और यह तो शुरुआत है बेटा। सोचो, आज तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है इस घर में। कल को जब तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा अपना ससुराल बन जाएगा और जब तुम अपने मायके आओगी तो क्या इस मोनिका भाभी के साथ तुम अपने मायके में रह सकती हो या तुम्हें वो सम्मान दे सकती है? कभी नहीं बेटा। और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तब तेरा संबंध इस घर से खत्म हो जाएगा। माँ, सब कुछ मेरा ही किया धरा है। काश मैंने विनय भाई को समझाया होता कि आराधना भाभी बहुत अच्छी है तो विनय भाई भी भाभी को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन मैंने तो हमेशा भैया के कान भरे और शायद भैया से कहीं ज्यादा मैं उन्हें नापसंद करती थी और हमेशा भैया को उनके खिलाफ भड़काते रहती थी। लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ? अपनी गलती कैसे सुधारूँ माँ? मैं क्या कहूँ बेटा, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब विनय ने तो मोनिका से शादी कर ही लिया है ना, फिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन माँ, मैं एक बार आराधना भाभी से मिलकर अपने किए के लिए उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। इससे क्या होगा बेटा? तूने तो उससे उसकी गृहस्थी छीन ली, इससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तेरे पापा को दवाई देने जा रही हूँ। सच्ची तो कहा माने, मैंने आराधना भाभी से उनकी पूरी दुनिया ही छीन ली, उनकी गृहस्थी उजाड़ दी मैंने। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं फिर से आराधना भाभी की गृहस्थी संवार सकूं और अपनी गलती का पश्चाताप कर सकूं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब तो आए दिन विनय और मोनिका की लड़ाइयाँ होने लगी थी। अब मोनिका इस जिद में बैठ गई थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ उसके फ्लैट में जाकर रहे, लेकिन विनय अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह मोनिका के साथ जाने को तैयार नहीं था। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो मोनिका तुम? अभी मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई है और मैं कैसे अपने घर परिवार को छोड़कर फ्लैट में जाकर रहने लगूं तुम्हारे साथ? ओ जस्ट शट अप विनय। क्या मेरी बहन लगा कर रखा है? तुम्हें अपनी बहन की इतनी चिंता थी तो मुझसे शादी की ही क्यों? मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हारी फैमिली को, लेकिन अब और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। व्हाट? क्या सहन कर लिया तुमने मेरी फैमिली को? एक तो तुम्हारे बाप बीमार है, जब देखो तब बस उनकी दवाई ही चलते रहती है, वह खांसते ही रहते हैं, कभी उनको ये समस्या कभी उनको वो समस्या। और अब तो तुम्हारी बहन भी पैर तोड़ कर पड़ी है, उसकी वजह से घर में और गंदगी फैल रही है। और तुम्हारी माँ भी तो दिन ब दिन बुढ़ी होते जा रही है ना, वह और बुढ़ी हो जाएगी तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? वैसे भी उन्हें तो हम ओल्ड एज होम में डालेंगे ही, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से ना हम लोग यहाँ से चले जाते हैं ताकि हम लोग इनकी गंदगी न देख पाए। तुम्हारे अंदर मेरे परिवार को लेकर कितना जहर भरा हुआ है। तुम मेरे मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में डालने की बात कर रही हो, उनकी तबीयत को गंदगी कह रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपने बुढ़े माँ बाप के लिए मुझे थप्पड़ मारा, मुझे मोनिका को थप्पड़ मारा? हाँ मारा, और दोबारा मेरे मम्मी पापा के खिलाफ और कुछ कहा ना तो और मारूंगा, समझी ना तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्कियां पिसवाऊंगी। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए जो मैंने तुमसे शादी की। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी पत्नी। पहले तो सोचता था कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम दिखने दिखाने में सुंदर हो, तुम समझदार हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस सुंदर चेहरे के पीछे तुम्हारा काला दिल है। तुम कितनी बदतमीज, घमंडी और बिगड़ी हुई हो। तुम जैसी पत्नी के साथ दुनिया में कोई भी पति खुश नहीं रह सकता। ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे पति के साथ कोई लड़की खुश रह सकती है? कोई पत्नी तुम जैसे पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं रह सकती। और तुम्हारी ये बेकार घटिया सी फैमिली, ऐसी फैमिली के साथ भला दुनिया की कोई लड़की खुश रहेगी? शट अप, बकवास बंद करो। मेरे फैमिली के खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और बहुत जल्दी मैं तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। आई हेट यू मोनिका। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुमसे शादी करने के बाद पता चला कि तुम एक नंबर की घटिया और बेकार इंसान हो। मैं तुम जैसे इंसान के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती। आई हेट यू टू। जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे लाखों रुपए लूंगी तुमसे, तभी मैं तलाक के पेपर में साइन करूंगी। लाखों क्या करोड़ों रुपए दे दूंगा
जरूरत पड़ी तो अपनी सारी संपत्ति बेच दूंगा, लेकिन तुम जैसे घटिया औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा मैं। मोनिका ने क्या कहा कि मेरी फैमिली के साथ कभी कोई औरत खुश नहीं रह सकती। मेरी आराधना मेरे मम्मी पापा के साथ कितनी खुश थी, और मेरे मम्मी पापा भी आराधना से कितना प्यार करते थे, कितनी अच्छी थी आराधना। ये क्या, मैं आराधना को बार बार मेरी आराधना क्यों बोल रहा हूँ? अरे आराधना पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो उसे कितना अपमानित किया और आधी रात को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे पता चला कि आराधना मेरे लायक नहीं, बल्कि मैं ही आराधना के लायक नहीं था। वह कितनी अच्छी, कितनी समझदार, कितनी सुलझी हुई थी, सबको कितना प्यार देती थी, मेरा पूरा परिवार कितना खुश था। लेकिन मैंने कभी भी आराधना के गुण को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि वह मेरे परिवार के साथ कितनी खुश है, और मेरा परिवार भी। मेरे माँ बाप को वह भगवान जैसे समझती थी, पूजा करती थी उन लोगों की। लेकिन मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ठीक नहीं किया आराधना के साथ। माँ सच्ची कहती थी कि मुझे मेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मैंने आराधना के साथ जैसा किया बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ। मैंने ठीक नहीं किया आराधना के साथ। क्या हुआ बेटा, बार बार तू आराधना का नाम क्यों ले रहा है? माँ आप सच्ची कहती थी कि मुझे मेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। माँ देखिए ना, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल ही गया। मैंने आराधना जैसे सीधी साधी और इतने अच्छे इंसान का जो दिल दिखाया, उसी का परिणाम है कि आज मेरे साथ ये सब हुआ। माँ हाँ बेटा, ये कलयुग है, यहाँ हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भुगतना होता है। माँ काश मैंने आपकी बात मान ली होती माँ, और एक बार भी मैंने आराधना के अंदर अच्छाइयाँ देखने की कोशिश की होती माँ, तो आज ये दिन नहीं आया होता हमारे जीवन में। हमारा पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी होता माँ। हाँ बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं, और आराधना को बहू मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया था। बेटा, वह लड़की हमारे घर को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन अब क्या होगा माँ? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो आराधना ने भी कहीं और शादी कर ही लिया होगा, और वह परिवार कितना खुशहाल होगा माँ, जिस परिवार में आराधना ने शादी की होगी। नहीं बेटा, आराधना ने शादी नहीं की है, वह तो आज भी शायद तुम्हारे इंतजार में बैठी है। क्या आप सच कह रहे हैं माँ? हाँ बेटा, मैं आराधना से मिलकर आई हूँ बेटा। पिछले महीने जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, तो असल में मैं आराधना से ही मिलने गई थी तुम्हारे पापा के साथ। लेकिन आराधना के माता पिता और दादी की शर्त है कि जब तक मोनिका का और तुम्हारा कानूनी रूप से तलाक नहीं हो जाएगा, तब तक वह आराधना को वापस यहाँ नहीं भेजेंगे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी तलाक की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ, और जितने भी रुपए देना हो मुझे मोनिका को मैं दे दूंगा। लेकिन मैं एक बार अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ माँ। इस तरह विनय को अपनी गलती का एहसास हो गया था, और वह जल्दी मोनिका से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लग जाता है, और करीब 3 महीने बाद मोनिका और विनय का कानूनी रूप से तलाक भी हो जाता है। इधर विनय अपने माता पिता के साथ आराधना के घर जाता है, और वह उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है, और उसे मनाकर वापस अपने घर ले आता है। और इधर टीना भी अपने भाभी के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट जाती है। बबली, संगीता, देखो ये है मेरी प्यारी भाभी। मेरी भाभी लाखों में एक है। मेरी भाभी जैसे तो दुनिया में और कोई दूसरी भाभी हो ही नहीं सकती। आराधना, एक बार फिर से मैं और टीना तुमसे माफी मांगते हैं। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हें बहुत अपमानित किया, लेकिन अब हम दोनों भाई बहन तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी दुखी नहीं करेंगे, और ना ही कभी तुम्हारा अपमान करेंगे। और टीना, इस बार मैंने तुम्हें दिल से स्वीकारा है, और आज मैं खुद तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। असल में तुम मेरे लायक नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए ये सब हो गया। मुझे एक बार माफ करके दिल से स्वीकार कर लो, मैं तुम जैसी पत्नी पाकर धन्य हो जाऊंगा। हाँ, मेरी भाभी सबसे गुणवान है। मेरी भाभी जैसे गुणवान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ टीना, मानना पड़ेगा, सच में आराधना भाभी तो बहुत ही समझदार और बहुत ही गुणवान है। तुम तो आराधना भाभी जैसी भाभी पाकर धन्य हो गई। बस तुम लोग तारीफ ही करते रहोगे या आराधना को अंदर भी आने दोगे? अरे वो इतनी दूर से आई है, थकी हुई होगी, उसे भूख लगी होगी। हाँ भाभी, मैं आपको अपने हाथों से आज गर्मा गर्म खीर बनाकर खिलाऊंगी, वह भी एकदम स्वादिष्ट वाला। और मैंने आज तुम्हारे लिए दाल बाटी बनाई है। तुम्हें दाल बाटी बहुत पसंद है ना? इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और यह सब आप लोगों के काम नहीं है। यह तो मेरी जिम्मेदारी है, और आप लोग आराम से बैठिए, मैं सबके लिए कुछ गर्मा गर्म बनाकर ले आती हूँ। इस तरह आराधना ने अपने पति और ननद को माफ किया, और एक बार फिर से अपने ससुराल को स्वर्ग बनाने की कोशिश में लग गई। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।